हाँ भाई बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया हो? अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो ईमानदारी से? चलो बढ़िया बात है। लास्ट अपन लोगों ने जो है अधिवृक्क ग्रंथि जो थी उसकी बात कर ली थी। अब आज अपन जो है नई ग्लैंड शुरू कर रहे हैं, अग्नाशय पैनक्रियाज। ठीक है, तो अग्नाशय की बात हम लोग करते हैं। तो यह जो है हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होगा कि जो एक्सोक्राइन भी हो और एंडोक्राइन भी हो। यह एक्सोक्राइन व एंडोक्राइन दोनों प्रकार के कार्य या फंक्शन दिखाती है या शो करती है। एक्सोक्राइन फंक्शन तो आप लोग पढ़ चुके हैं पाचन तंत्र में कि ये पैनक्रिएटिक जूस का स्त्रावण करके छोटे आंत्र में भोजन की पाचन करने में सहायता करती है। हम लोग एंडोक्राइन की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना? फिर भी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलो उत्पत्ति के बारे में लिख देता हूं। ओरिजिन एंडोडर्मल उत्पत्ति है इसकी, एंडोडर्मल ओरिजिन है इसका। तो जो पेनक्रियाज है जो हमारे शरीर में उदर गुहा के अंदर लेफ्ट साइड अमाशय के नीचे की तरफ स्थित होता है। तो ये जो अग्नाशय की संरचना है इसमें एक्सोक्राइन पार्ट 99% होता है और एंडोक्राइन पार्ट जो है वो 1% के आसपास होता है, 1 से 2 भी कह सकते हैं। तो जैसे अपन देखें कि ये जो है वो पैनक्रिएटिक एसिनी है और ये एक्सोक्राइन भाग है जिनसे पैनक्रिएटिक डाइजेस्टिव एंजाइमों का निर्माण होता है। जो पैनक्रिएटिक एंजाइम है डाइजेस्टिव वो यहीं पे निर्मित होते हैं और ये जो है वो 99% भाग है। आपसे पूछ रहे कि पैनक्रियाज जो है उसमें एंडोक्राइन फंक्शन ज्यादा है या एक्सोक्राइन, तो हमें आंसर देना है एक्सोक्राइन फंक्शन ज्यादा है। अब इसकी हम लोग बात करें तो ये क्या होगा इसका लेंगर हैंस के द्वीप, लेंगर हैंस के द्वीप समूह, आइसलेट ऑफ लेंगर हैंस, ये जो हैं एंडोक्राइन भाग है।
मतलब कितना परसेंट है, 1% के आसपास ये वर्क करता है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब ये जो एक्सोक्राइन भाग है ये तो डक्ट के माध्यम से, पेनक्रिएटिक डक्ट के माध्यम से ड्यूडेनम में खुलता, आप लोग पढ़ चुके हैं ये। हम एंडोक्राइन वाले भाग जो है उसकी मुख्य रूप से यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की बात करेंगे, उससे पहले आप लोग ये पॉज करके नोट करें। चलो, तो हम एक लैंगरहैंस के द्वीप समूह को आवर्धित करके यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मैंने एक लैंगरहैंस का द्वीप समूह यहां पर बनाया है पूरा का पूरा। इसमें केंद्र के अंदर जो है, केंद्र में बीटा सेल है जिसको बी सेल भी बोला गया, बी सेल। परिधि की तरफ या बाहर की तरफ अल्फा सेल है या ए सेल, और चारों तरफ अंदर भी बाहर भी जो है डेल्टा सेल है। हर जगह, हर जगह। तो इस तरीके से इस लैंगरहैंस के द्वीप समूह में जो कि एंडोक्राइन फंक्शन शो कर रहा है, मुख्य रूप से दो कोशिकाएं, अल्फा सेल, बीटा सेल। इसके अलावा डेल्टा सेल भी होती है जो रैंडमली प्रेजेंट होती है, और पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड पिप्पी सेल्स भी होती है। ऐसे में तो 4 टाइप की सेल, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही होती है, अल्फा और बीटा, जिसमें बीटा कोशिकाएं जो है वो केंद्र में पाई जाती हैं। तो नोट करें पॉज करके, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं अल्फा सेल की। अल्फा सेल या ए सेल, तो देखें यह सेल ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्त्रावण करती है। कौन सा? एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है ग्लूकेगॉन, जिसको पेप्टाइड हार्मोन भी कह सकते हैं। फिर ग्लूकेगॉन का कार्य, इसकी बात हम लोग करते हैं। क्या क्या कार्य हैं? यह रक्त में ग्लूकोज स्तर बढ़ाता है, इसको बोलते, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, क्योंकि ये रक्त में ग्लूकोज स्तर बढ़ा रहा है, इसलिए इसको क्या बोला? हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। यह लीवर व मसल्स की ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त करवाता है।
इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल रहा है, ठीक है ना। यह सेल्स द्वारा ग्लूकोज ग्रहण को रोकता है। सेल्स जो है वो ब्लड से ग्लूकोज को अपटेक जो करते हैं उस प्रक्रिया को ये रोकेगा। यह एमिनो एसिड्स से ग्लूकोज निर्माण करवाता है। इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जो है उससे ग्लूकोज का निर्माण जो हो रहा है उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा गया है। नोट करें। ठीक है ना। तो ये करता क्या है? ये ग्लाइकोजन जो है उसको ग्लूकोज में चेंज कर देता है। इसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और आप लोग देखें कि ये मान लो हमारा रक्त है, और जैसे ही इस रक्त में ग्लूकोज स्तर गिरता है तो रक्त में ग्लूकोज के स्तर के गिरते ही जो अल्फा सेल है वो रक्त में क्या छोड़ देगी? ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन का लेवल बढ़ जाता है और ये ग्लूकेगॉन जो है वो रक्त के माध्यम से लीवर के पास जाता है तथा मसल के पास जाता है। और लीवर और मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन है उस ग्लाइकोजन को किस में चेंज करवा देता है? ग्लूकोज में। और इस तरीके से इसकी मदद से रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। क्लियर ना। इसीलिए इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। ठीक है, नोट कर लें। चलो अब दूसरी सेल की बात करते हैं, बीटा सेल, बी सेल। यह इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। इंसुलिन के कार्य की बात करते हैं। तो यह हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, अर्थात रक्त में ग्लूकोज स्तर को कम करता है। तो इसका स्त्रावण कब होगा? जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। हम लोग जैसे खाना खाते हैं तो कुछ देर बाद में ब्लड में शर्करा लेवल बढ़ जाएगा तो इंसुलिन स्त्रावित होगा और वो इंसुलिन फिर रक्त में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। यह रक्त की
अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल कर लीवर व मसल्स में जमा करवाता है। मतलब जो ग्लूकोज है उसको इंसुलिन के प्रभाव से ग्लाइकोनियोजेनेसिस की मदद से ग्लाइकोजन में बदला जाता है और फिर वो ग्लाइकोजन पेशियों में और लीवर के अंदर संग्रहित हो जाती है। नोट करें पॉज करके। अब एक तो ग्लूकोज के लेवल को रक्त में इंसुलिन कम कर रहा है, एक उसका महत्वपूर्ण कार्य है यह सेल्स द्वारा ग्लूकोज के अपटेक मतलब ग्रहण करना को बढ़ाता है। कि जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को ग्रहण कर पाए, इसके लिए इंसुलिन सेल्स की मदद करती है, तभी ग्लूकोज सेल्स के अंदर जा पाता है। यह अतिरिक्त ग्लूकोज को वसा के रूप में एडिपोज ऊतक में जमा करवाता है ना। अगर ग्लूकोज फिर भी बच जाए और एक्स्ट्रा अमाउंट में है तो उसको वसा के रूप में एडिपोज ऊतकों के अंदर इंसुलिन जमा करवा देता है, स्टोरेज हो जाता है। नोट कर लें। तो जब भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, बीटा सेल का सक्रियण और अल्फा सेल का निष्क्रियण। तो इससे होगा क्या, ग्लूकोज का स्तर रक्त में कम हो जाएगा, क्योंकि किसका स्त्रावण होगा, इंसुलिन का स्त्रावण ज्यादा होगा और ग्लूकेगोन का स्त्रावण कम होगा। और ग्लूकोज का स्तर कम हो गया क्योंकि ग्लूकोज कहां चला गया, सेल्स में ग्लूकोज का प्रवेश हो गया, तो सेल्स ने उसको यूज कर लिया और ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो गई। ये प्रभाव किसने किया, इंसुलिन ने। क्लियर ना, तो नोट कर लें। तो इससे फिर रक्त में ग्लूकोज का स्तर वापस जो है वो कम होकर के सामान्य की तरफ बढ़ जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि ग्लूकोज का सेल्स में प्रवेश, देखें मान लो ये
ब्लड वेसल है, और इसके अंदर ये ग्लूकोज। तो जो बीटा सेल है वो रक्त में क्या छोड़ देंगी, इंसुलिन हार्मोन। तो मान लो ये ब्लू कलर में इंसुलिन हार्मोन। अब आपकी जो सेल्स हैं, मान लो ये आपकी सेल है, तो इस सेल के ऊपर इंसुलिन का रिसेप्टर होगा। इंसुलिन ग्राही, इसको बोलते हैं ग्लूट, GLUT2। ग्लूट मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 है ये। अब होगा क्या कि ये जो इंसुलिन है रक्त से इस अपने ग्राही पे जुड़ जाएगा। तो इंसुलिन के ग्राही पे कौन जुड़ गया, इंसुलिन। अब ग्राही पे जुड़ते ही इसने अंदर की तरफ जो है अनुक्रिया हुई, सिग्नल दिया, और इससे क्या होगा कि अंदर की तरफ पहले से, सॉरी ये ग्लूट हटाना अपने को यहां से, इंसुलिन ग्राही है और अंदर की तरफ अनुक्रिया हुई। अब अंदर की तरफ क्या होती है, रिक्तिका होती है, रिक्तिका और वेसिकल। तो ये रिक्तिका जो है इसकी मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन चैनल। और ये जो रिक्तिका है जिसके अंदर ये प्रोटीन के चैनल है, ये एक्चुअल में RER गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने बनाई है। अब ये जो रिक्तिका है इसकी मेम्ब्रेन पर ये GLUT2 है। तो अब क्या होगा कि इस अनुक्रिया से ये रिसेप्टर इसे सक्रिय करेगा और ये गति करके इस मेम्ब्रेन के साथ आकर के जुड़ जाएगा इसे। तो ये वेसिकल आके इसके साथ जुड़ जाती है, और जैसे ही वेसिकल इसके साथ आके जुड़ती है तो इसके ऊपर ये ग्लूट आके जुड़ जाएगा। ग्लूट भी तो मेम्ब्रेन के साथ आएगा। तो ये है GLUT2, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। अब क्या होगा कि इन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से जो ग्लूकोज है होता हुआ अंदर प्रवेश कर जाएगा। ये ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर आ गया। तो GLUT2 से सेल्स में ग्लूकोज का प्रवेश। इस तरीके से इंसुलिन हार्मोन की सहायता से हमारी सेल्स में ग्लूकोज प्रवेश कर पाया। तो दोबारा देखें, समझ लें कि सबसे पहले इंसुलिन का जो ग्राही है इस पे इंसुलिन जुड़ा, इंसुलिन के जुड़ते ही ये रिसेप्टर सक्रिय होगा, अंदर अनुक्रिया करेगा, जिससे एक रिक्तिका होगी जो गति करके सेल मेम्ब्रेन से जुड़ जाएगी। इस रिक्तिका के अंदर GLUT2 होते हैं जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करने वाले चैनल हैं। ये मेम्ब्रेन से जुड़ते ही अब ये ग्लूकोज आसानी से इन ग्लूट के माध्यम से सेल्स के अंदर प्रवेश कर जाता है और कोशिकाएं उस ग्लूकोज को उपयोग में ले लेती हैं। तो इस तरीके से इंसुलिन हार्मोन जो है वो ग्लूकोज को अपटेक करने में सेल द्वारा मदद करता है। समझे? नोट करें पॉज करके। किया? ठीक है। तो अब आप लोग देखें कि इंसुलिन हार्मोन जो है वो ग्लूकेगोन का एंटागोनिस्टिक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ये GLUT2 वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि इंसुलिन हार्मोन जो है वो किसकी सहायता से शरीर में की कोशिकाओं में ग्लूकोज प्रवेश कराते, तो GLUT2 आपको याद रखना है। ये पूछा हुआ है नीट में, पॉज करके नोट कर लेना। अब नोट लगा के एक लाइन लिखो, इंसुलिन तथा ग्लूकेगोन
इंसुलिन तथा ग्लूकेगोन एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहा गया है। एंटागोनिस्टिक जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करें, है ना, क्योंकि इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक है तो ग्लूकेगोन जो है वो हाइपरग्लाइसेमिक है। ये चीज आप याद रखना भाई। जो ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाए वो हाइपरग्लाइसेमिक जैसे ग्लूकेगोन, और जो ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को कम करे वो हाइपोग्लाइसेमिक जैसे इंसुलिन। तो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक दोनों होते हैं। ठीक है। तीसरी सेल है डेल्टा सेल। तो डेल्टा सेल जो है वो सोमेटोस्टेटिन का स्त्रावण करती है, और इसका कार्य क्या है? यह है अल्फा व बीटा सेल्स का संदमन करती है। तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है वो अल्फा और बीटा सेल का संदमन करके इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन के स्त्रावण को कम करती है। तो एक तरीके से इंसुलिन और ग्लूकेगोन को रेगुलेट करने का कार्य जो है वो डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन के माध्यम से करती है। सोमेटोस्टेटिन ये अलग है, हालांकि इसका काम बिल्कुल उसी सोमेटोस्टेटिन जो हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है ग्रोथ हार्मोन के स्त्रावण को रोकने के लिए वैसा ही होता है। तो सोमेटोस्टेटिन मतलब रोकने वाला। नोट कर लो पोज करके। ये बात हो गई तीनों हार्मोन की, अल्फा बीटा डेल्टा सेल से स्रावित होने वाले। अब अपन जो हैं देखते हैं जो ग्लूकोज होमियोस्टेसिस की बात हम लोग करते हैं कि जब ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है तो अल्फा सेल्स का सक्रियण होता है और बीटा सेल्स का निष्क्रियण हो जाता है, और इससे ग्लूकेगोन का स्तर बढ़ जाता है और इंसुलिन का स्तर कम हो जाता है। और इसका परिणाम ये होता है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है और सेलुलर ग्लूकोज अपटेक कम होता है। ठीक है। इससे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि अब इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा और ग्लूकेगोन का लेवल कम हो जाएगा। और जब इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा और ग्लूकेगोन का लेवल घटेगा तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि ब्लड शुगर लेवल वापस कम हो जाएगा। फिर इससे ये होगा। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है और ये एक तरीके से एक दूसरे को नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं। नेगेटिव रेगुलेशन होता है, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव रेगुलेशन। और हमारे शरीर में ग्लूकोज का होमियोस्टेसिस मेंटेन रहता है। नोट करें बोझ करके।
अब अपन बात करते हैं डिसऑर्डर की। डिसऑर्डर जो है उसमें बात करते हैं डायबिटीज। तो जो डायबिटीज है जिसको मधुमेह बोलते हैं, ये दो टाइप का होता है। एक तो जो कल डिस्कस किया था अपन ने, एक तो डायबिटीज इंसिपिडस, ये तो है एडीएच की कमी के कारण। दूसरा है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस दो टाइप का होता है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। टाइप फर्स्ट जो उसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, IDDM, और टाइप सेकेंड है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, NIDDM। क्लियर ना? नोट करें पॉज करके। चलो, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड जो मेलाइटस में, अब इसकी हम लोग चर्चा करते हैं, ये बात हम लोग कर चुके हैं। तो देखें, डायबिटीज मेलाइटस जो है इसमें सबसे पहले टाइप 1 की बात करते हैं, जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो इसमें क्या होगा, इसमें इंसुलिन हार्मोन का कम स्त्रावण होता है ना। इंसुलिन हार्मोन बन नहीं पाता है क्योंकि बीटा सेल्स की क्रिया कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? ऑटो इम्यून क्रिया के कारण, है ना। आपको मैंने जैसे ऑटो इम्यून डिजीज बताई थी, जिसमें हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हमारी कोशिकाओं के विरुद्ध कार्य करती है। तो कई बार हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की जो WBC हैं वो बीटा सेल के अगेंस्ट कार्य करती हैं, उनको मार देती हैं, जिससे बीटा सेल की कमी हो जाती है और ऐसे में इंसुलिन हार्मोन कम हो जाता है। यह जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज होती है क्योंकि 20 साल की उम्र में यह हो सकती है ना। 20 साल की उम्र में इसके होने की वजह से इसको जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज भी कहा गया है। और इसकी कमी की वजह से फिर क्या होगा, सेल्स जो हैं इंसुलिन की कमी की वजह से रक्त के अंदर शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा। कोशिकाएं जो हैं वो अतिरिक्त शर्करा को उपयोग में ले नहीं पाएंगी और ऐसे में ऐसा रक्त जब किडनी के पास जाएगा तो वो यूरिन के माध्यम से बहुत ज़्यादा मात्रा में शर्करा को लेते हुए बाहर निकलेगा, जिससे मधुमेह रोग हो जाता है। इसको नोट करें पॉज करके। तो उसमें आगे लिखेंगे, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण रक्त शर्करा मतलब ग्लूकोज, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण रक्त शर्करा
कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाएगी, कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाएगी, तथा रक्त की अतिरिक्त शर्करा लीवर व पेशियों में भी, रक्त की अतिरिक्त शर्करा लीवर व पेशियों में भी ग्लाइकोजन के रूप में जमा नहीं हो पाएगी। रक्त की अतिरिक्त शर्करा लीवर व पेशियों में भी ग्लाइकोजन के रूप में जमा नहीं हो पाएगी। इससे रक्त में शर्करा का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इससे रक्त में शर्करा का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा शरीर इस शर्करा को काम में नहीं ले पाता है, क्योंकि हमारा शरीर इस शर्करा को काम में नहीं ले पाता है। अलग से लिखेंगे, परिणाम स्वरूप जब उच्च शर्करा युक्त रक्त किडनी में प्रवेश करेगा, परिणाम स्वरूप जब उच्च शर्करा युक्त रक्त किडनी में प्रवेश करेगा तो नेफ्रॉन भी फिल्ट्रेट से ग्लूकोज का पुनः अवशोषण नहीं करते हैं। तो नेफ्रॉन भी ग्लूकोज का पुनः अवशोषण नहीं करते हैं, जिससे मूत्र उच्च ग्लूकोज के साथ शरीर से बाहर निकलता है, जिससे मूत्र उच्च शर्करा के साथ या ग्लूकोज के साथ शरीर के बाहर निकलता है। इसे ही मधुमेह रोग कहा गया है, इसे ही मधुमेह रोग कहा गया है। फिर लास्ट में लक्षण लिख देना, लक्षण, सिम्टम। देखो, इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलेटाइटिस क्यों कहा है? क्योंकि इसमें इंसुलिन पे ये डिपेंडेंट है, उस वजह से ये हुआ है, इंसुलिन की कमी के कारण। तो सिम्टम्स में लिख देंगे, पहला शरीर का कमजोर होना, शरीर का कमजोर होना। दूसरा, घाव नहीं भरना। तीसरा, मूत्र की अत्यधिक हानि। प्यास लगना। प्यास लगना। अगला, किडनी का फेल होना इत्यादि। फिर उपचार जो है उसमें लिख देंगे, ऐसे व्यक्ति को इंट्रावेनस इंसुलिन का इंजेक्शन, ऐसे व्यक्ति को इंट्रावेनस इंसुलिन को इंजेक्शन के माध्यम से ग्रहण करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को इंट्रावेनस इंसुलिन को इंजेक्शन के माध्यम से ग्रहण करना पड़ता है ना, बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है टाइम टू टाइम, जिससे उसके शरीर में शर्करा का स्तर सामान्य बना रहता है। ये हो गई टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस। अब अपन टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस की बात करेंगे, जो इंसुलिन पे डिपेंड नहीं है, जिसकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो आप लोग पैनक्रियाज के रिगार्डिंग बढ़िया से रिवाइज करें, एनसीईआरटी पढ़ें और इसके संबंधित क्वेश्चन लगाएं।